वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो प्रीवियस सेशन में हम लोग बात कर रहे थे रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर के। तो सॉफ्टवेयर से कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले हम लोग सॉफ्टवेयर को ही कंप्लीट करेंगे, है ना। तो देख लेते हैं कहाँ तक डिस्कस हो चुका था रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर। सो इन दी सॉफ्टवेयर हम लोग डिस्कस कर चुके थे 15th क्वेश्चन तक, जहां पर था क्वेश्चन डैश इज अ सिंबल यूज्ड कनेक्ट टू सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट। तो दो अलग अलग कनेक्टिविटी को या दो अलग अलग सिंबल्स को कनेक्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। ऑप्शन था सर्किल, रेक्टेंगल, डायमंड, एरो या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर यहां पर क्या है? दैट इज बिल्कुल सही, एरो इज द करेक्ट वन। तो दो अलग अलग सिंबल या दो अलग अलग फ्लो चार्ट डायग्राम को कनेक्ट करने के लिए एरो का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ट्रांसलेटर फॉर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर टर्म्ड एज। देखिए, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इस कैटेगरी में दो लैंग्वेज आपकी काउंट होती हैं। एक मशीन जिसको बाइनरी भी बोलते हैं, और दूसरी आपकी जो लैंग्वेज काउंट होती है वो है असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज ये दोनों ही आपकी लो लेवल हैं। बाइनरी लैंग्वेज में तो कोई ट्रांसलेटर यूज होता ही नहीं है, और जहां पर ट्रांसलेटर का यूज होता है वो कौन सी है? असेंबली है, और असेंबली में यूज होता है असेंबलर का। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या बनने वाला है? दैट इज असेंबलर। वेरी गुड। अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड। वो प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन स्टेज में आ चुका है उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोसेस, इंस्ट्रक्शन, प्रोसीजर, फंक्शन या ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस, यानी फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा। सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच कंसिस्ट ऑफ फुल सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इज टर्म्ड एज। यानी सेट ऑफ प्रोग्राम्स जहां पर डॉक्यूमेंटेशन की बात होगी तो वहां पर हम किस किस को इंक्लूड करेंगे? डेटाबेस पैकेज को, फाइल पैकेज को, बस पैकेज को, या सॉफ्टवेयर पैकेजेस को। तो आंसर यहां पर क्या बनेगा? सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच कंसिस्ट ऑफ फुल सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर पैकेज। तो पूरे सॉफ्टवेयर को पैकेज में जब हम लोग कर रखते हैं, यानी मॉड्यूल्स को कंबाइन कर देते हैं और लिंकर की मदद से उसको लिंक कर देते हैं, वहीं सॉफ्टवेयर बनाने के बाद उसका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, और इसी को बोलते हैं कंप्लीट पैकेज। शेल इज द एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ। शेल किसका फीचर है? यूनिक्स, डॉस, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या ऑल ऑफ दीज। तो शेल हम लोग जानते हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर है। तो आंसर यहां बनेगा फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिएगा। द सॉफ्टवेयर यूज टू ड्राइव माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम इज कॉल्ड। माइक्रो प्रोसेसर की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब यहां पर हम किस लैंग्वेज की बात कर रहे हैं? एक ऐसी लैंग्वेज जो कि हार्डवेयर के बहुत करीब है, और हार्डवेयर के जो करीब है वो कौन सी है? मशीन या फिर असेंबली। क्या यहां पर मशीन गिवन है? नहीं। क्या असेंबली लैंग्वेज गिवन है? आंसर है यस। तो आंसर क्या हो गया इस केस में? फर्स्ट वन। नेक्स्ट देखिए। इट रेफर्स टू रिन्यूइंग और चेंजिंग कंपोनेंट्स लाइक इंक्रीजिंग द मेन मेमोरी और हार्ड डिस्क कैपेसिटी और एडिंग स्पीकर और मॉडेम इज कॉल्ड। कह रहा है कंपोनेंट्स में बदलाव करना, जैसे कि मेमोरी के साइज में को इंक्रीज कर देना, या हार्ड डिस्क की कैपेसिटी को इंक्रीज करना, या स्पीकर या मॉडेम को ऐड करना। ये क्या कहा जाएगा? ग्रेड, प्रोसेडी, सिंथेसिस, अपग्रेड या अपडेट। करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा अपग्रेडिंग। हमने आपको पहले भी बताया था कि अपग्रेड और अपडेट में क्या अंतर है। अपडेट के केस में क्या होता है कि हम मॉडिफाई कर रहे होते हैं, कुछ बदलाव कर रहे होते हैं एग्जिस्टिंग के केस में, और अपग्रेड के केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर पुराने वाले को क्या करते हैं? डिलीट कर देते हैं और नया इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ भी बात क्या हो रही थी? नए वाले की हो रही थी, इसलिए आंसर क्या हो गया? अपग्रेडिंग हो गया। एरर टाइप दैट जनरेट अ कॉज फॉर प्रोड्यूसिंग इनकरेक्ट आउटपुट इज कॉल्ड। हम लोगों ने कई तरीके की एरर्स को पढ़ा था, तो इसमें से कौन सी ऐसी एरर थी जहां पर जनरेट अ कॉज फॉर प्रोड्यूसिंग इनकरेक्ट आउटपुट, जहां पर आउटपुट गलत हो रहा था,
तो हम लोग को बहुत अच्छे से पता है कि जहां आउटपुट गलत होता है वो क्या होता है, लॉजिकल एरर होती है ना, दैट इज कॉल्ड एज लॉजिक एरर। तो पहले हमारी कौन सी थी, सिंटैक्स एरर थी, फिर हम लोग ने रन टाइम एरर पढ़ी थी, और फिर सिमेंटिक एरर पढ़ा था। तो सिमेंटिक एरर भी आपका क्या, एक तरीके से आप कह सकते हैं है ना, कि जो लॉजिक में जहां पर गलती आ गई है, यानी जो आउटपुट आपका गलत हो गया है, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल एरर। बहुत ही क्लियर है। टाइप ऑफ एरर जनरेटेड बाय सम अनडिफाइंड टर्म्स और मिसयूज टर्म्स इन अ प्रोग्राम इज सेड टू बी। उस एरर का नाम आपको बताना है जहां पर मिसयूज्ड टर्म का यूज हो रहा है या अनडिफाइंड टर्म्स हैं। अनडिफाइंड मतलब उसको डिफाइन नहीं किया गया है प्रॉपरली, तो एरर आएगी, और ये एरर कौन सी होगी, सिंटैक्स एरर होगी। और हम लोग जानते हैं कि सिंटैक्स एरर को और क्या बोला जाता है, कंपाइल टाइम एरर भी आपकी कौन सी है, सिंटैक्स एरर है। क्लियर है। कंपाइलर कैन चेक डैश एरर, बिल्कुल ये दोबारा से क्वेश्चन इसी तरीके से अलग फिनोमिना में पूछ लिया गया है कि कंपाइलर किस तरीके की एरर को चेक करता है, लॉजिकल, सिंटैक्स, कंटेंट, या बोथ 1 and 2। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि कंपाइलर सिंटैक्स एरर को ही चेक करता है। वेरी गुड। इंटरप्रेटर किस तरीके की एरर को चेक करता है, तो इंटरप्रेटर हमारा रन टाइम एरर को चेक करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो एरर जो हमारे रन टाइम पर क्रिएट हो रही है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, रन टाइम एरर बग्स को रिमूव करने के लिए इंटरप्रेटर का यूज करेंगे। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है, तो कंपाइलर एक साथ सभी प्रोग्राम को डीबग करता है, जबकि इंटरप्रेटर प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन डीबग करता है। कंपाइलर किस किस केस में यूज होता है, तो ये भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। मैंने आपको बताया था कि कंपाइलर का यूज हम लोग सी और C++ जैसे प्रोग्राम में यूज करते हैं, जबकि इंटरप्रेटर की बात करें तो जावा के केस में कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का यूज किया जाता है। राइट। क्रैश अ प्रोग्राम कॉज, कोई भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जब क्रैश कर जाता है तो उस समय कौन सी एरर होती है, लॉजिकल, सिंटैक्स, कंटेंट, या रन टाइम एरर। तो देखो पूरी कोशिश की जाती है क्वेश्चन में कंफ्यूज करने की, बस आपको अलर्ट होकर आंसर देना है। तो क्रैश का मतलब क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि शटडाउन हो गया है वो प्रोग्राम, है ना, क्रैश हो गया है। तो इस तरीके की एरर आपकी क्या होगी, लॉजिकल, सिंटैक्स, कंटेंट, या रन टाइम। बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर होगा रन टाइम एरर। वेरी गुड। तो इसी के साथ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अपने सॉफ्टवेयर टॉपिक को। तो आज के सेशन में हम लोग ने एक तरीके से रिवाइज किए हैं क्वेश्चंस को, यानी जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एरर्स के रिगार्डिंग, है ना, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे ट्रिक वाइज बदलाव किए जा सकते हैं, इस पर हम लोग ने बात कर ली है। तो सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब वैसे देखा जाए तो सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके के सॉफ्टवेयर में काउंट होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में काउंट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या होता है, इंटरफेस होता है हार्डवेयर और यूजर के बीच में। तो यूजर हार्डवेयर से कब इंटरेक्ट कर पाएगा, जब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, है ना। तो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से देखने को मिलते हैं। ठीक, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और काफी इंपॉर्टेंट भी है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। फिर बूटिंग के रिस्पेक्ट में भी देखेंगे कि बूटिंग में जो अलग अलग टर्म का यूज होता है, जैसे बायोस हो गया, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हो गया, या बूट स्ट्रैप लोडर हो गया, है ना। तो यहाँ पर काफी कंफ्यूजन रहता है कि सबसे पहले क्या हुआ, रोम आया या बायोस एक्टिवेट हुआ, है ना। तो इसका सीक्वेंस भी देखेंगे हम लोग। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कितने तरीके के होते हैं, फैक्ट्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स के रिस्पेक्ट में, ये सब हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है इसके बारे में। देखिए पहला क्वेश्चन ये उठता है, क्या यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है या नहीं।
अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, तो आंसर है बिल्कुल कर भी सकते हैं, और हमें ऐसा ना करना पड़े, है ना, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो इसके लिए हमें काफ़ी नॉलेज होनी चाहिए। हमें शेल के बारे में पता होना चाहिए, हमें कर्नल के बारे में पता होना चाहिए, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको इनके बारे में पता है तो आप डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे डॉस कमांड की बात करें या लाइनेक्स में टर्मिनल की बात करें, तो ऐसे केस में हम डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम से इन्वॉल्व होते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं। डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम से ऑपरेट कौन नहीं कर सकता? जिसे कंप्यूटर की बहुत नॉलेज नहीं, उसके लिए बीच में इंटरफेस काम हो गया है, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर। तो यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचने के लिए हमें एप्लीकेशन लेयर का सहारा लेना होता है, और एप्लीकेशन का मतलब डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की मदद लेनी होती है, और फिर डायरेक्टली हम ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से अपने हार्डवेयर को रन कर सकते हैं। तो यानी यहां से हम बिल्कुल कह सकते हैं कि व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। यूजर और हार्डवेयर के बीच में भी एक इंटरफेस है, या हम ये भी कह सकते हैं इट इज एन इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में भी एक इंटरफेस के तरीके से काम कर रहा है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी आपको कि ओएस बेसिकली होता क्या है। चलिए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट पर। कैसा सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, नो डाउट। एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन अ यूजर ऑफ अ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। तो यूजर और हार्डवेयर के बीच में ये क्या है? इंटरफेस है। इट मैनेजेस ऑल अदर प्रोग्राम ऑन दी मशीन। ये जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं उनको भी मैनेज करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। एंड इट इज द फर्स्ट थिंग टू बी लोडेड। यानी अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि किसके बिना कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो सकता या बूट नहीं हो सकता, तो क्लियर कट केस में आंसर क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना सिस्टम बूट या स्टार्ट नहीं हो सकता। सो इट इज द फर्स्ट थिंग दैट इज टू बी लोडेड इनटू द कंप्यूटर। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जो बूटिंग प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है? फाइल्स कहां से कहां लोड होती हैं? तो आंसर है सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में फाइल्स का लोड होना, यही बूटिंग कहलाता है। यानी जब आपकी फाइल्स हार्ड डिस्क से रैम में जाकर लोड हो जाती हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं कि सिस्टम हमारा बूटअप हो गया है। ठीक है, तो इट इज द फर्स्ट थिंग दैट इज टू बी लोडेड। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने तरीके के होते हैं? तो अगर इसको ब्रॉडली क्लासीफाई करिए, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, या सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। तो बेसिकली ये चार तरीके के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स काउंट होते हैं। अब इसमें से सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग नाम से ही समझ में आ रहा है, यानी ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिर्फ एक टास्क को परफॉर्म करें। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग मतलब एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कई सारे टास्क को एक ही समय पर परफॉर्म करे, है ना, जैसे सर्वर के केस में होता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो सेम टाइम पर टास्क को परफॉर्म करें या टाइम ओरिएंटेड टास्क को परफॉर्म करें, रियल टाइम हो गया। सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग यानी सिंगल यूजर है लेकिन टास्क कैसे हो रहे हैं? मल्टीटास्किंग है। तो देख लेते हैं एक एक करके इनके बारे में, हैव अ लुक। पहला है सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, और इसका सबसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल है एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसा है? सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग है। एग्री और नॉट? सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउ अ सिंगल यूजर टू परफॉर्म ओनली वन टास्क एट अ टाइम, जो एक ही टास्क एक समय पे परफॉर्म करे वो सिंगल यूजर है। जैसे एग्जाम्पल कौन कौन से होगा? एमएस डॉस वेरी फेमस एग्जाम्पल। इसके अलावा विंडोज 95, विंडोज एनटी, एंड्रॉयड और आईओएस, ये भी आपके कैसे हैं? सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग है। देखिए ध्यान रखिएगा यहां पर कैंडिडेट को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अब देखिए विंडोज 95 क्योंकि पुराना है और विंडोज एनटी न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड ये भी पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है,
तो ये सब सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग है। लेकिन विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज एक्सपी, विंडोज 11 ये सब आपके सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग नहीं है ना। ये आप इनको मल्टी यूजर के केस में रखते हैं। बेसिकली जितने भी लेटेस्ट विंडोज वाले हैं इनको आप मल्टी यूजर के केस में रखते हैं, है ना। इस चीज को याद रखिएगा। और सिर्फ 95 और एंटी को ही हम लोग सिंगल यूजर के केस में रखते हैं। एंड्रॉयड और iOS क्या ये भी सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग है ना। यहां पर काफी डाउट रहता है कैंडिडेट्स को, जरा समझिएगा। एक फोन का काम क्या होता है? एक फोन का जो बेसिक काम है वो है कॉल करना, यानी जो फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पूरा डेडिकेटेड है किसके लिए? कॉलिंग पर्पस के लिए, कॉल रिसीव करना और कॉल देना। तो यानी एक टास्क के लिए वो क्या है? डेडिकेटेड है। बाकी आप कहेंगे कि सर कई सारे एप्लीकेशन चलते हैं, कई सारे सॉफ्टवेयर रन होते हैं, कई सारी एक्टिविटी होती हैं, मैसेज भी होता है, एसएमएस भी होता है, एमएमएस भी होता है ना। बहुत कुछ हो सकता है, बिल्कुल बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन वो एप्लीकेशन की वहां पर एडवांटेज है ना। वो एक आप कह सकते हैं वैल्यू एडेड सर्विस है जो ऐड हो रही है। तो इसलिए एंड्रॉयड और iOS दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर के केस में काउंट किए जाएंगे। इसको जरूर याद रखिएगा और ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो नाम से ही पता चल रहा है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, यानी एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो बेसिकली सर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज हो रहा होगा। और सर्वर में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं जरा सोच के बताइएगा। बिल्कुल सही, यूनिक्स, लाइनेक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, या लाइनेक्स के आपके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन है ना, उनमें से कोई भी वर्जन, या फिर आपके विंडोज के जो सर्वर साइड ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जहां पर विंडोज 8 भी यूज हो सकता है, विंडोज 10 भी यूज हो सकता है। तो ये सब आपके मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग में इन्वॉल्व होंगे। तो पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम दैट सपोर्ट मोर देन वन यूजर एट अ टाइम, जहां पर कई सारे यूजर अपनी रिक्वेस्ट को कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट हम किससे कर सकते हैं? सर्वर से, है ना। जैसे आपको रिजर्वेशन करवाना है तो कई सारे कैंडिडेट एक ही समय पर रिजर्वेशन करवा सकते हैं, है ना। यानी एक ही समय पर कई सारे यूजर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और वो सर्वर एक ही समय पर रिस्पॉन्स दे रहा है। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है। परफॉर्मिंग मोर देन वन टास्क एट अ टाइम, बिल्कुल सही है, एक समय पर एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म करता ही है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन सर्वर, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पर यूज होता है? सर्वर के केस में, जैसे मैंने आपको बताया। एग्जाम्पल्स के तौर पर देख लीजिए कौन कौन इस कैटेगरी में आएगा। यूनिक्स आएगा, लाइनेक्स आएगा। लाइनेक्स का देखिए वर्जन है यूबुंटू, यूबुंटू भी आएगा। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मीडिया, ये देखिए मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या मैकिनटोश ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डेस्कटॉप पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ये भी मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है। विंडोज सर्वर, सर्वर तो इस कैटेगरी में आएंगे ही आएंगे। मेन फ्रेम जो डेटाबेस मेंटेन करने के लिए यूज होते हैं। विंडोज विस्टा, विंडोज विस्टा वैसे अब आउटडेटेड हो चुका है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज विस्टा की जो सपोर्ट है ना वो हटा ली है। तो विंडोज विस्टा अब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर नहीं जाना जाता है, याद रखिएगा इसको। विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1 और विंडोज 10 और जो विंडोज 11 आपका लेटेस्ट है ना, वो भी मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग फैसिलिटी में काउंट होगा। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? वेरी गुड, आगे देखते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की। देखिए रियल टाइम में आपके एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी आते हैं, जैसे फैक्स मशीन में लगा हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रिंटर या स्कैनर में लगा हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम, राउटर्स या रोबोट्स, ये सब आपके रियल टाइम ओएस पर ही काम करते हैं। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर अ रियल टाइम एप्लीकेशंस, means for those applications where data processing should be done in the fixed and small quantum of time। तो यहां पर क्वांटम वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वांटम पर जो काम करता है, यानी क्वांटम ऑफ टाइम पर जो काम करता है वो क्या है? रियल टाइम, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, इसके लिए एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसे नासा की सैटेलाइट है, तो ये जितनी भी सैटेलाइट्स होती हैं
जो लॉन्च होती हैं, और इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होता है वो रियल टाइम होता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि जब कभी भी सैटेलाइट लॉन्च की जाती हैं तो एक पार्टिकुलर टाइम होता है ना। आप देखते हैं जैसे 2:10 पर और 5 सेकेंड में इसको लाइव कर दिया जाएगा, इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से टाइमिंग दी जाती है। तो इस टाइम को मेंटेन करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो एक तरीके का रियल टाइम ही है। क्लियर है? वेरी गुड। तो इस जहां भी क्वांटम दिखे तो समझ जाइएगा रियल टाइम की बात हो रही है। और जहां भी एम्बेडेड टर्म का यूज हो, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कहां कहां पर होता है? कार में होता है ना। ये पूछा भी जाता है कि स्मार्ट वॉचेस और कार में यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो कहीं भी आपको स्मार्ट वॉच या कार दिख जाए तो आंसर होगा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये एक तरीके का रियल टाइम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। देखिए, मल्टीटास्किंग कहीं पर भी इन्वॉल्व होगा तो वहां पर सर्वर जैसी एक्टिविटी का इन्वॉल्व होगा, है ना। तो यहाँ पर मल्टीटास्किंग है, इसका मतलब कि MS विंडोज के प्लेटफॉर्म यूज होंगे, एप्पल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज ये दोनों आपके सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग या मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग दोनों ही इन्वायरमेंट में सपोर्ट करते हैं। तो दिस इज द टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट डेस्कटॉप एंड लैपटॉप यूज टुडे। तो मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग का इस्तेमाल तो सर्वर कर रहे थे, लेकिन सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ना डेली लाइफ में। तो जो हमारे और आपके कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है राइट टाइम, है ना, तो वो कौन सा है? दैट इज सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। अलाउ अ सिंगल यूजर टू साइमल्टेनियसली रन मल्टीपल एप्लीकेशंस ऑन अ कंप्यूटर, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, है ना, या मल्टी प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट या मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट। तो ये सारे ही केसेस हमारे सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग में देखे जाते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है ये भी जरा समझ लीजिए। देखिए, जब कभी भी हम लोग मल्टी प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो वहां पर एक से ज्यादा प्रोसेस यानी एक से ज्यादा प्रोसेसर का यूज हो रहा है। तो जब भी एक से ज्यादा CPU की बात होगी या एक से ज्यादा प्रोसेसिंग की बात होगी तो समझ जाइएगा आंसर क्या होगा? मल्टी प्रोसेसिंग होगा। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है इसको भी समझिए। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब है कि एक साथ कई सारे प्रोग्राम पर काम करना। जैसे हम एक समय पर MS वर्ड पे काम कर रहे हैं, एक्सेल पर भी काम कर रहे हैं, पावर पॉइंट भी ओपन है, म्यूजिक भी चल रहा है ना। तो ये अलग अलग एक्टिविटी हो रही हैं, कोई ब्राउजर भी ओपन है। तो यानी ये जो परफॉर्म हो रहा है दैट इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग। ये मल्टी प्रोग्रामिंग है। और मल्टी थ्रेडिंग का मतलब क्या होता है? थ्रेड का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा कि MS वर्ड है तो यहां हम बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, है ना। तो ये अलग अलग तरीके के आपके क्या हैं? थ्रेड हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। तो दीज आर दी डिफरेंसेस। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं बूटिंग के ऊपर। ये बूटिंग क्या होता है? तो सिस्टम को ऑन करने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड बूटिंग। तो बूटिंग में क्या है, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि जो फाइल्स है वो सेकेंडरी स्टोरेज से उठकर प्राइमरी स्टोरेज में लोड हो जाती हैं, या आप कह सकते हैं हार्ड डिस्क से उठकर रैम में लोड होने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? बूटिंग बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इनटू रैम यानी मेन मेमोरी, और इसके बाद क्या होता है? आपका फाइनल जो डेस्कटॉप स्क्रीन है वो अपीयर हो जाता है, और हम लोग कहते हैं कि सिस्टम क्या हो गया? बूट हो गया। बहुत ही कॉमन है। अब ये इंपॉर्टेंट है, जरा इसको ध्यान से समझिएगा। जब हम बूट करते हैं तो होता क्या है? जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो कई सारे प्रोसेस एक्टिवेट होते हैं बैकग्राउंड पर। क्या होता है जरा देखिएगा। प्रेस पावर बटन, जैसे ही हम पावर ऑन करते हैं कंप्यूटर की, सबसे पहले CPU मैसेज भेजता है रोम को। तो यानी सबसे पहले जो एक्टिवेट होता है वो क्या है? रीड ओनली मेमोरी। तो CPU मैसेज किसको भेजेगा? रोम को। रोम एक्टिवेट हो जाएगा, रोम जगाएगा किसको? पोस्ट को, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट को। पोस्ट एक्टिवेट करता है किसको? बायोस को, बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विस को या बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को। बायोस मैसेज भेजता है सीमॉस को यानी कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर को, और सीमॉस मैसेज भेजता है रैम को यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी को।
तो इतने चीजों का यहां पर इन्वॉल्वमेंट होता है, तब जाकर हमारा सिस्टम ऑन हो पाता है। तो मैंने इसको प्रोसेस को समझाने के लिए एक बहुत बढ़िया सीक्वेंस भी बनाया है ना, जैसे कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले सीपीयू देन रोम, रोम किसको जगाएगा, पोस्ट को, पोस्ट किसको जगाएगा, बायोस को, बायोस अवेक करेगा सीमॉस को, और सीमॉस जो है वो काम किसके साथ करेगा, रैम के साथ मिलकर, और ये पूरा प्रोसेस आपका हो जाता है क्या, बूटिंग प्रोसेस। कई बार एग्जाम में सीक्वेंस पूछा जाता है कि करेक्ट सीक्वेंस बूटिंग का क्या है ना, इसको अरेंज करिए। तो याद रखिएगा, सीपीयू रोम पोस्ट बायोस सीमॉस या रैम, दिस इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी और करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बूटिंग प्रोसेस। अब ये काम करता क्या है, जरा इसको भी समझ लो। सीपीयू जो कि एक प्रोसेसिंग यूनिट है, ये सबसे पहले एक्टिवेट करती है रीड ओनली मेमोरी को, और हम जानते हैं कि बूट करने में रोम का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। रोम क्या करता है, रीड ओनली मेमोरी है। रोम सबसे पहले एक्टिवेट करता है पोस्ट को, यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट को। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ये चेक करता है कि जितने भी ड्राइवर हैं क्या वो प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं, है ना। ये कौन चेक करता है, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे ही पोस्ट ने ये चेक किया कि पावर ऑन हो गई और ड्राइवर्स को एक्टिवेट कर दिया, एक्टिवेट करने के बाद जो इनपुट और आउटपुट वाले ड्राइवर्स होते हैं उसके लिए बायोस को वो जगाता है कि देखिए हमने बेसिक काम तो कर दिया है, हमने पावर तो ऑन कर दी है, एसएमपीएस को तो हमने मैनेज कर लिया है, लेकिन अब इनपुट आउटपुट वाले डिवाइसेस को आपको मैनेज करना है, तो वो बायोस को एक्टिवेट कर देता है। बायोस जैसे ही एक्टिवेट करता है इनपुट आउटपुट को, तुरंत वो टाइमर यानी जो क्लॉक होती है उसको भी एक्टिवेट कर देता है ना। आपने एक चीज नोटिस जरूर की होगी कि अगर आपका टाइमर गलत है तो आपके कंप्यूटर में कभी नेट नहीं चलेगा या वो प्रोसेस प्रॉपर नहीं कर पाएगा, है ना। और कंप्यूटर में ही क्यों, आपके मोबाइल में भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं चलेगा, सब कुछ होते हुए भी अगर टाइम और डेट की सेटिंग गलत है ना। तो बिल्कुल आपने इस चीज को एनालाइज किया होगा, जब कभी आपका मोबाइल गिर जाता है या जब कभी आप बैटरी निकाल लेते हैं उसकी, है ना, तो इस केस में जो उसका डेट और टाइम है वो सेट करना होता है, और बिना डेट और टाइम सेट किए अगर आप उसको चलाएंगे तो इंटरनेट नहीं चल पाएगा, है ना। दैट इज द रीजन कि पोस्ट जो है वो बायोस को एक्टिवेट करता है, फिर बायोस जो है वो सीमॉस कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर को एक्टिवेट करता है। सीमॉस फाइनली क्या करता है, जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनको लोड कर देता है रैम में, क्योंकि रैम आपकी एक मेन मेमोरी है जो कि टेम्परेरी मेमोरी है। तो वो प्राइमरी फेस में सारे इंस्ट्रक्शंस को किस में लोड कर देता है, रैम में, और तब ये बूटिंग प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाता है ना। दिस इज कॉल्ड बूटिंग। नेक्स्ट देखिए, सो बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर। सिस्टम को स्टार्ट करना या रीस्टार्ट करना, है ना, दोनों ही बूटिंग में काउंट होगा। पहला है कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग में क्या अंतर है ना। यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। कोल्ड बूटिंग का मतलब क्या होता है, कोल्ड मतलब होता है ठंडा, और कंप्यूटर ठंडा कब होता है, जब हम उसको शट डाउन कर देते हैं, है ना, तभी तो वो कूल होगा। और वार्म का मतलब होता है गर्म, और सिस्टम गर्म कब रहता है, जब हम उसको रीस्टार्ट करते रहते हैं, यानी शट डाउन नहीं करते। तो शट डाउन के केस में आंसर क्या होगा, कोल्ड बूटिंग होगा, जबकि रीस्टार्ट के केस में आंसर क्या होगा, वार्म बूटिंग होगा, है ना। आप जरा ध्यान से समझिएगा, अगर हम सिस्टम को शट डाउन करके ओपन करते हैं तो वो कोल्ड बूटिंग का एग्जाम्पल है, और अगर हम सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं तो वो वार्म बूटिंग है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ये रहता है कि जब हम किसी नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं उस समय कौन सी बूटिंग होती है। When we install any software in a computer at that time, what type of booting process is accomplished? Cold booting, warm booting, both of these या none of these? बताइए। बिल्कुल सही है,
जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो हमसे रीस्टार्ट के लिए मांगता है वो, है ना, कहता है डू यू वांट टू रीस्टार्ट योर कंप्यूटर और नॉट। तो इसका मतलब इस केस में जो बूटिंग हो रही है वो कैसी है, दैट इज कॉल्ड अ वार्म बूटिंग। ठीक, आंसर क्या होगा, वार्म बूटिंग इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए, अब इसके बाद बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल सिस्टम के बारे में। देखिए, दो तरीके के फाइल सिस्टम होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, एक फैट होता है और एक एनटीएफएस होता है। फाइल सिस्टम बेसिकली होता क्या है, इसके बारे में जरा ध्यान से समझिएगा। फाइल सिस्टम का मतलब होता है कि आपके सिस्टम में कितनी स्टोरेज है, जितनी स्टोरेज होगी, जितनी स्टोरेज कैपेबिलिटी होगी, उसी के अकॉर्डिंग फाइल सिस्टम भी होगा। फाइल को मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल सिस्टम का यूज किया जाता है ना, जैसा नाम वैसा ही काम। वैसे बेसिकली दो तरीके के नहीं, फाइल सिस्टम आपके तीन तरीके के होते हैं, एक फैट है, एक एनटीएफएस है, और तीसरा आपका होता है एचएफएस। फैट का मतलब है फाइल एलोकेशन टेबल, एनटीएफएस का मतलब है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, और एचएफएस का मतलब होता है हायरार्किकल फाइल सिस्टम। फैट, एनटीएफएस और एचएफएस में क्या डिफरेंस है, चलिए देख लेते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि फाइल सिस्टम इज यूज्ड फॉर सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ फाइल्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल्स को सिस्टमैटिक अरेंज करने के लिए फाइल सिस्टम का यूज करते हैं। लाइक बुक्स इन बुक शेल्फ, जैसे बुक्स हम लगाते हैं बुक शेल्फ में, है ना, सेम वैसे ही। डॉस यानी एमएस ऑफिस का, एमएस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है, एमएस डॉस है। और एमएस डॉस जिस तरीके के फाइल सिस्टम का यूज करता है वो है फैट। फिर विंडोज जिस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम का या जिस तरीके के फाइल सिस्टम का यूज करता है वो है एनटीएफएस, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। और इसकी शुरुआत हुई विंडोज एनटी से, विंडोज न्यू टेक्नोलॉजी से। फैट की फुल फॉर्म है फाइल एलोकेशन टेबल, और एनटीएफएस की है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। आगे देखते हैं। फैट इंट्रोड्यूस हुआ 1997 में। सबसे पहले आया फैट 12 जो 16 MB हार्ड डिस्क को सपोर्ट करता था। यानी स्टार्टिंग में जो हार्ड डिस्क का साइज था वो कितना था, 16 MB। और इस केस में जो फाइल सिस्टम था वो कौन सा था, फैट 12। 16 MB से हार्ड डिस्क के साइज को बढ़ाकर 2 GB कर दिया गया, तो जो फाइल सिस्टम है वो भी बढ़ेगा। तो यहां पर यूज होने लगा फैट 16 का। 2 GB से बढ़ाकर हार्ड डिस्क की स्पेस को 2 TB कर दिया गया, 2 टेराबाइट। और इस केस में फैट 32 का यूज होता है। विंडोज एनटी ऑपरेटिंग सिस्टम से, विंडोज न्यू टेक्नोलॉजी से एनटीएफएस फाइल सिस्टम को इंप्लीमेंट किया गया, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम को इंप्लीमेंट किया गया। फिर इसके बाद 256 TB ऑफ हार्ड डिस्क स्टोरेज हुई। इस केस में भी एनटीएफएस ने सपोर्ट अपना बरकरार रखा। लेकिन जब ये सपोर्ट बढ़कर, जब ये स्टोरेज बढ़कर 8 EB यानी 8 एक्साबाइट हो गई, या हम कह सकते हैं 8 बिलियन GB हो गई, तब इस केस में एनटीएफएस ने साथ छोड़ दिया। और इस केस में साथ निभाया किसने, एचएफएस ने, हायरार्किकल फाइल सिस्टम ने। और यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइल सिस्टम। 1 से 2 क्वेश्चन या इससे ज्यादा क्वेश्चन भी यहां से पूछे जाते हैं। समझ में आ गया आप? इसका मतलब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि एप्पल किस तरीके के फाइल सिस्टम का यूज करता है, तो आंसर क्या होगा, एचएफएस का यूज करता है, हायरार्किकल फाइल सिस्टम का यूज करता है। स्टोरेज डिवाइस देकर फाइल सिस्टम पूछा जाता है कि 2 GB हार्ड डिस्क किस तरीके के फाइल सिस्टम को सपोर्ट करेगी, तो आप बोलेंगे फैट 16 को। विंडोज एनटी ऑपरेटिंग सिस्टम से कौन सा फाइल सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, तो आप बोलेंगे एनटीएफएस इंट्रोड्यूस हुआ। 256 TB ऑफ हार्ड डिस्क स्टोरेज कितने फाइल सिस्टम, किस फाइल सिस्टम को सपोर्ट करती है, तो आप बोलेंगे एनटीएफएस को सपोर्ट करती है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम या कौन सी स्टोरेज किस तरीके के फाइल सिस्टम का यूज करती है, इसके बारे में भी समझ लीजिए। डॉस यूज करता है फैट का,
मोबाइल में जो आपकी SD कार्ड है ये यूज करती है FAT32 का, या फिर अगर पेन ड्राइव पूछें, है ना, तो कभी कभी पेन ड्राइव के केस में भी आंसर आपका क्या होता है, जो SD कार्ड के केस में है, क्योंकि दोनों ही एक तरीके से आपकी फ्लैश मेमोरी होती हैं, है ना, तो यहां पर भी FAT32 होगा। विंडोज के केस में NTFS हो गया, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में क्या हो गया, HFS हो गया, हायरार्किकल फाइल सिस्टम हो गया। हायरार्किकल फाइल सिस्टम डेवलप्ड बाय एप्पल, जो अभी हमने डिस्कस किया। एंड HFS कैन ऑल्सो बी फाउंड ऑन रीड ओनली मीडिया सच एज CD-ROM। तो CD-ROM के केस में जो, यानी रीड ओनली मीडिया के केस में जो फाइल सिस्टम काम कर रहा है वो भी कौन सा है, HFS है, हायरार्किकल फाइल सिस्टम है। क्लियर है? वेरी गुड। अब इसके बाद बात कर लेते हैं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स होता है? तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। हमने आपको पहले भी बताया था कि ओपन सोर्स का मतलब होता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, नंबर 1। दूसरा, जिसकी सोर्स कोड में एडिटिंग की जा सकती है ना, ये दोनों ही क्या हैं, आपके ओपन सोर्स हैं। तो जरा एक बार देख लेते हैं। An open source operating system is an operating system whose code has been made publicly and freely available to anyone। Publicly and freely available यानी कोई भी उसका इस्तेमाल कर सकता है, and who want to see and modify it, और कोई भी उसको चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, तो वो ओपन सोर्स है। जैसे लाइनक्स क्या है, ओपन सोर्स है ना। एंड्रॉयड भी आपका क्या है, ओपन सोर्स है, क्योंकि एंड्रॉयड किसका पार्ट है, लाइनक्स का, इसलिए ये भी क्या है, ओपन सोर्स है ना। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो लाइनक्स, एंड्रॉयड और ओपन सोलरिस, ये तीन ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में यूज होते हैं ओपन सोर्स के केस में। लाइनक्स की जो वर्जन है वो डेबियन है, फेडोरा है, जेंटू है, यूबेंटू है, रेड हैट है। तो अगर लाइनक्स ओपन सोर्स है तो लाइनक्स के जितने वर्जन है ना, वो भी क्या होंगे, ओपन सोर्स होंगे। तो ये सब भी आपके ओपन सोर्स हो गए। एंड्रॉयड भी हो गया। वैसे ओपन सोलरिस भी लाइनक्स का ही पार्ट माना जाता है ना, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस है, इसलिए इसको अलग से लिखा जाता है। तो लाइनक्स, एंड्रॉयड और ओपन सोलरिस, ये तीन नाम आपको याद रखने हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में जो कि ओपन सोर्स है। क्लियर है? अब इसके बाद बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस के बारे में। देखिए, इंटरफेस क्या होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि दो तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस होते हैं। एक CUI होता है, एक GUI होता है। CUI को CLI के नाम से भी जाना जाता है, और इन दोनों की फुल फॉर्म्स भी इंपॉर्टेंट है। तो खास तौर पे जब फुल फॉर्म पूछी जाती है तो CUI या CLI की पूछी जाती है, और इसका मतलब क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस, और CUI का मतलब क्या है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। यानी एक ऐसा इंटरफेस जिसमें कीबोर्ड का यूज हो, वो CUI है, और एक ऐसा इंटरफेस जिसमें कीबोर्ड के साथ साथ माउस का भी यूज हो, GUI है। समझ में आ गया? बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट। MS DOS, क्या DOS प्लेटफॉर्म में माउस का यूज कर सकते हैं? आंसर है नो। सारा काम किसके थ्रू होगा, कीबोर्ड के थ्रू, तो CUI है। GUI की बात करें विंडोज ना, विंडोज पर हम माउस से भी काम कर सकते हैं, कीबोर्ड से भी काम कर सकते हैं। तो ये यूजर फ्रेंडली इंटरफेस कैसा हो गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया, GUI हो गया। राइट है? नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज क्रिएटेड बाय, सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया? तो आंसर है GM, जनरल मोटर्स के द्वारा सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट किया गया। किस कंपनी के लिए क्रिएट किया गया? तो आंसर है जनरल मोटर्स ने IBM के लिए पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। कब बनाया? 1956 में। और ये किस कंप्यूटर पर चला? तो IBM के मेन फ्रेम कंप्यूटर पर रन हुआ। तो 3 फैक्ट यहां से आप लोग ने जाने जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या क्या, फिर से समझिए।
फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया? जनरल मोटर्स के द्वारा। किस कंपनी ने बनवाया? आंसर है आईबीएम ने बनवाया। किस कंप्यूटर में रन हुआ? तो आंसर है आईबीएम के मेन फ्रेम कंप्यूटर में रन हुआ 1956 में। सबसे पहला माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? आंसर है एमएस डॉस। विंडोज नहीं होगा। कई बार ये गलती होती है कैंडिडेट से कि माइक्रोसॉफ्ट का फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज लिख देते हैं, है ना, जबकि विंडोज से पहले क्या था? एमएस डॉस था। लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा है? वैसे विंडोज 11 लॉन्च हो गया है, लेकिन वो अभी बीटा फेज में है ना, अभी पूरे तरीके से मार्केट में नहीं आया है, कई सारे अपडेशन उसमें बाकी हैं। तो इसलिए हम क्या कहेंगे? विंडोज 10 इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। नेक्स्ट देखिए, लेटेस्ट मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? लेटेस्ट मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो यहां पर आंसर बदल चुका है। आंसर हो जाएगा कैटलीना नहीं, दैट इज बिग सर, है ना। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? लेट मी करेक्ट, दैट इज बिग सर हो गया। आईओएस का ठीक है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है, ठीक है। है ना, तो लेटेस्ट मैक का क्या हो गया है? मैक ऑपरेटिंग सिस्टम लेटेस्ट कौन सा है? कैटलीना के बाद नेक्स्ट दैट इज बिग सर हो गया है। लेटेस्ट आईओएस की बात करें तो आईओएस 13 को अपडेट करते हुए, अपग्रेड करते हुए 14 आ चुका है ना। तो यहां पर आईओएस के केस में भी क्या कर लीजिए? 14 कर लीजिए यहां पर। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय, एंड्रॉयड ओएस किसके द्वारा डेवलप हुआ? तो आंसर है गूगल के द्वारा डेवलप हुआ। या फिर यहां पे ओपन हाउस भी बोला जाता है इसको, है ना। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओपन हाउस सिस्टम, है ना, क्योंकि इसमें कई सारी कंपनीज आपकी इन्वॉल्व हुई थी। लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉयड, एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन इस समय कौन सा है? देखिए, एंड्रॉयड पाई आया, पाई के बाद आप जानते हैं एंड्रॉयड क्यू आया, है ना, जिसको कोई नाम नहीं दिया गया। फिर एंड्रॉयड 11 आया, जिसको एंड्रॉयड आर कहा जाता है, या जिसे रेड वेलवेट केक कहा जाता है ना। तो एंड्रॉयड आर के बाद, रेड वेलवेट केक के बाद एक नया भी आ चुका है, शायद आपने सुना होगा, जो अभी बीटा फेज में रन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड स्नो कोन, दैट इज कॉल्ड स्नो कोन। तो वो हो जाएगा आपके एंड्रॉयड का लेटेस्ट। एक बार जरा फिर से समझिएगा, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का लेटेस्ट कौन सा है? बिग सर। आईओएस के केस में कौन सा हो चुका है? 14, इसको 14 कर ही देते हैं, दैट इज 14। और लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में यहां पर दो नाम होने चाहिए। पहला कौन सा लिख दें? दैट इज रेड वेलवेट केक, और दूसरा होना चाहिए स्नो कोन, स्नो कोन। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक कंफ्यूजन यहां पर कैंडिडेट के मन में होगा कि सर अगर एग्जाम में लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ लिया जाए तो हम रेड वेलवेट केक के साथ जाएंगे या स्नोकोन? तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन दी ऑप्शन, कि ऑप्शन में क्या गिवन है। अगर ऑप्शन में स्नोकोन गिवन है तो आंसर स्नोकोन होगा, और अगर ऑप्शन में स्नोकोन गिवन नहीं है तो रेड वेलवेट केक होगा, है ना, क्योंकि स्नोकोन अभी बीटा वर्जन में चल रहा है ना। इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा? रेड वेलवेट केक भी सही है। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद विंडोज के वर्जन पर बात कर लेते हैं। ये तो बात हो गई हमारे एंड्रॉयड के वर्जन। देखो, एंड्रॉयड के वर्जन में काफी खास बात है, अगर आपने देखी हो तो, कि जितने भी वर्जन हैं, है ना, वो सब आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। जैसे अल्फा, बीटा, कपकेक, डोनट,
एक्लेयर्स, फ्रोयो, जिंजर ब्रेड, हनी कॉम, आइसक्रीम सैंडविच, जेली बीन, किट कैट, मार्शमेलो, नोगैट, ओरियो, पाई, क्यू, रेड वेलवेट केक और स्नो कोन, है ना। तो ये जितने भी हमने नाम लिए आपने देखे कि ये सब सीक्वेंस वाइज है ना। तो पहला जो वर्जन होता है आपके एंड्रॉयड का वो कौन सा है, दैट इज कप केक, है ना। इस चीज को भी याद रखिएगा, पहला वर्जन अल्फा नहीं है। इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन ये है कि अल्फा में कई सारी कमियां थी, इसलिए इसको मार्केट से विड्रॉ कर लिया गया। तो जो प्रोफेशनल आपका पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बना एंड्रॉयड का वो कौन सा बना, कपकेक। और लेटेस्ट के केस में आपने दो नाम देख लिए। विंडोज के वर्जन पर बात कर लेते हैं। विंडोज किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का। विंडोज के जो लेटेस्ट वर्जन है वो 10 है ना, हम लोग जानते हैं। और विंडोज 11 पर काम चल रहा है। तो इसके अलग अलग वर्जन पर एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो वर्जन था विंडोज का वो कौन सा था, MS डॉस था, माइक्रोसॉफ्ट का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर विंडोज 1.0 आया, 2.0 आया, 3.0 आया, 3.1 आया, विंडोज 95 आया, विंडोज 98 आया, विंडोज ME आया जिसको मिलेनियम एडिशन बोला जाता है, विंडोज NT आया 3.1 से 4.0 तक, विंडोज 2000 आया, विंडोज XP आया जिसको एक्सपीरियंस बोला जाता है, विंडोज विस्टा आया, है ना, जो मार्केट से क्या हो गया, पूरे तरीके से आउट हो गया, विंडोज 7 आया, विंडोज 8, विंडोज 8.1, 8 को एडवांस करते हुए विंडोज 10, है ना। तो ये आपके रहे विंडोज के वर्जन। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा विंडोज का वर्जन नहीं है ना। तो वैसे विंडोज विस्टा को भी वर्जन के तौर पर नहीं ट्रीट किया जाता है ना, क्योंकि इसको मार्केट से पूरी तरीके से हटा लिया गया है। तो विस्टा इज नॉट ट्रीटेड एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम नाउअडेज। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी वर्जन थे, यानी एप्पल के केस में जो ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है ना, वो कौन सा है, दैट इज योर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम। जितने भी नाम मैक के दिए गए हैं वो सब जानवरों के नाम पर हैं। कौन कौन सा है, कोडियक है, चीता है, प्यूमा है, जैगुअर है, पैंथर है। तो ये सब देखिए आप, है ना, सब जानवरों के नाम पे हैं। टाइगर है, लियोपार्ड है, स्नो लियोपार्ड आया उसके बाद, फिर लायन आया, माउंटेन लायन आया, देन मैवरिक्स, देन योसीमाइट, देन कैप्टन, देन सीरा, देन हाई सीरा, मोजेवे, और फिर कैटलीना। और कैटलीना के बाद आया आपका बिगसर। कैटलीना के बाद क्या आया, बिगसर आया, है ना। तो बिगसर आपका लेटेस्ट हो गया, राइट। नेक्स्ट अगर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की हम यहां पर बात करें तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में हम क्या क्या हमें मालूम होना चाहिए, है ना, जरा ध्यान दीजिएगा। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम क्योंकि मोबाइल फोन मार्केट का सबसे बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, दिस इज टू बी कंसीडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इन केस ऑफ अ मोबाइल फोन। डेवलप्ड किसने किया, गूगल के द्वारा डेवलप किया गया। फाउंडर कौन है, एंडी रूबिन है। एंडी रूबिन और रिच माइनर, है ना। वैसे दो का नाम काफ़ी पॉपुलर है एंड्रॉयड के केस में, लेकिन मेन जो फाउंडर हैं वो कौन है, एंडी रूबिन है। कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स है। फर्स्ट वर्जन क्या है, कपकेक है। और लेटेस्ट वर्जन क्या है, तो हमने आपको बता दिया लेटेस्ट वर्जन कौन कौन से हैं। कोड रिटन इन, एंड्रॉयड का जो कोड है वो किस में लिखा जाता है, तो एंड्रॉयड का जो कोड है वो जावा, सी और C++ इन तीन लैंग्वेजेस में लिखा गया। किसमें, जावा, सी एंड C++। तो ये हैं आपके मिस्टर एंडी रूबिन, नोन एज द फाउंडर ऑफ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है। तो एंड्रॉयड के देखिए सारे नाम यहां पर लिखे हुए हैं आपके सामने। 1.0 जिसको अल्फा बोला गया, 1.1 जिसको बीटा बोला गया, है ना, लेकिन ये दोनों आपके ऑफिशियल नहीं रहे। तो पहला वर्जन जो आपका निकल के आया एंड्रॉयड का
वो कप केक हो जाता है, जिसे 1.5 भी बोलते हैं। फिर डोनट, एक्लियर्स, फ्रोयो, जिंजर ब्रेड, हनी कॉम्ब, आइसक्रीम, जेली, किटकैट, लॉलीपॉप, और इसी तरीके से मार्शमेलो, नोगैट, ओरियो, पाई। फिर इसके बाद क्यू, जिसको एंड्रॉयड 10 बोलते हैं, एंड्रॉयड 11, रेड वेलवेट केक, और एंड्रॉयड 12 जो कि है स्नो केक। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, अब इसके बाद बात कर लेते हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे। देखिए यूनिक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हम लोग देख चुके हैं कि यूनिक्स एक मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है। लाइनेक्स भी कैसा है, क्योंकि यूनिक्स का एडवांस्ड फॉर्म ही लाइनेक्स है, तो लाइनेक्स भी आपका मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है। यूनिक्स की खास बात क्या है जरा समझिएगा। यूनिक्स सिस्टम किसने डेवलप किया, तो आंसर है डेनिस रिट्ची के साथ मिलकर केन थॉमसन, इन दोनों के योगदान से यूनिक्स आर्किटेक्चर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया। तो यहां पर जो मेन योगदान रहा वो किसका रहा, दो लोगों का रहा है। डेनिस रिट्ची, जिन्होंने सी प्रोग्रामिंग पर भी काम किया और यूनिक्स आर्किटेक्चर पर भी काम किया, लेकिन यूनिक्स में एक मेन योगदान रहा है, वो किसका है, केन थॉमसन जी का रहा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। यूनिक्स सिस्टम यूजेज अ सेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज कर्नल। तो यूनिक्स में कर्नल का यूज होता है जो कि सेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंटायर सिस्टम। जैसे कर्नल क्या करता है, मिलिट्री में ऑर्डर देता है ना, वैसे ही यूनिक्स में कर्नल का काम क्या है, पूरी कंट्रोलिंग को करना। शेल का भी इस्तेमाल यहां पर होता है, तो शेल क्या है, शेल इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कर्नल। तो यूजर और कर्नल के बीच में कौन रोल निभाता है, तो आंसर है शेल। इसका मतलब सबसे पहले यूजर है, फिर उसके बाद आपका क्या है, शेल, फिर उसके बाद क्या है, कर्नल, है ना। तो शेल इज द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कर्नल। तो यूजर, शेल, देन कर्नल, है ना। इस सीक्वेंस को याद रखिएगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे आपके यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो आईबीएम का AIX यूनिक्स पर बेस्ड है। सोलरिस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी यूनिक्स पर बेस्ड है। HP का UX यूनिक्स पर बेस्ड है। डार्विन या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे सिस्टम भी यूनिक्स पर ही बेस्ड है। यूनिक्स वॉज डेवलप्ड बाई AT&T कॉरपोरेशन इन बेल लेबोरेटरी इन द लेट 1960s। तो ये AT&T बेल लेबोरेटरी में ही सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले बना करती थी, है ना। जैसे आपको पता होगा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहाँ बनी थी, AT&T's बेल लेबोरेटरी में। तो वैसे ही यूनिक्स को भी कहाँ बनाया गया, इन दी सेम लेबोरेटरी इन 1960s। किसने बनाया, केन थॉमसन एंड डेनिस रिट्ची जी के म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के साथ। नेक्स्ट देखिएगा, लाइनेक्स के बारे में समझिएगा। तो लाइनेक्स के बारे में हम लोग ने अभी स्टार्टिंग में भी देखा क्या क्या, कि लाइनेक्स आपका ओपन सोर्स है, नंबर 1। दूसरा हम लोगों ने ये समझा अभी तक के सेशन में कि लाइनेक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है। लाइनेक्स एक ऐसा है जो CUI और GUI बोथ ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी ये CUI इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है और ये GUI इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है ना। इसको याद रखिएगा। इसका जो कंसोल इंटरफेस होता है उसे टर्मिनल बोलते हैं। द कंसोल इंटरफेस ऑफ द लाइनेक्स इज कॉल्ड टर्मिनल, जो कि एक ब्लैक स्क्रीन होती है ना। जैसे कमांड प्रॉम्प्ट आपने देखा होगा, तो वैसी ही जो ब्लैक स्क्रीन है लाइनेक्स की, है ना, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल। तो लाइनेक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम यूनिक्स, यूनिक्स का ही एडवांस्ड फॉर्म है लाइनेक्स। लाइनेक्स इज नॉट यूनिक्स बट यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा है लाइनेक्स यूनिक्स नहीं है, उसका एडवांस्ड फॉर्म है और यूनिक्स के तरीके से काम करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स इज यूनिक्स क्लोन, एक तरीके से उसका क्लोन है, दैट इज डेवलप्ड फ्रॉम स्क्रैच बाय लाइनस टोरवाल्ड एंड टीम। किसने डेवलप किया है, लाइनस टोरवाल्ड जी के द्वारा इसको डेवलप किया गया। लाइनेक्स इज जस्ट द कर्नल नॉट द कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए लाइनेक्स क्या है, ये सिर्फ एक कर्नल है, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं,
डिस्ट्रो बोलते हैं, है ना, दैट इज लाइनेक्स डिस्ट्रो इज कॉल्ड दी ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं इसलिए हमेशा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यही आपने सुना होगा। लेकिन लाइनेक्स क्या है, ये एक कर्नल है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। Linux is only the kernel, whereas Linux distribution can be treated as operating system. Linux distribution, also called as distro in short, is an operating system. तो ये जो distro है इसी को ही हम operating system मानते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, Linux distribution consists of Linux kernel. अब Linux का जो distro है इसमें क्या क्या है, तो सबसे पहले इसमें है Linux का कर्नल, फिर है GNU सिस्टम, GNU यूटिलिटीज, लाइब्रेरीज, कंपाइलर, एडिशनल सॉफ्टवेयर, डॉक्यूमेंटेशन, विंडो सिस्टम, विंडो मैनेजर और डेस्कटॉप इन्वायरमेंट। तो इन सब चीज़ों से मिलकर जो बना है वो है आपका डिस्ट्रो यानी लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन। सॉफ्टवेयर इंक्लूड इन लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन इज फ्री एंड ओपन सोर्स, तो ये फ्री और ओपन सोर्स है, बिल्कुल सही है। Google's popular Android mobile operating system is based on Linux, कह रहा है Android भी Linux पर बेस्ड है, वेरी ट्रू, ओपन सोर्स है, और इसके वर्जन कौन कौन से हैं, डेबियन, यूबुंटू, फेडोरा, रेड हैट, एंड्रॉयड, एसेक्ट्रा 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 आर दी वर्जन्स ऑफ Linux। समझ में आ गया? तो आई होप सो कि आपको यहां तक ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए बहुत ध्यान से समझते जाइए, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, इसलिए ये जो थ्योरी हम आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं यहीं से ही क्वेश्चन बनेगा, और क्वेश्चन कोई भी बन सकता है, इसलिए पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हम लोग MCQs पर भी बात करेंगे, है ना, जहाँ पर आपका एक बार फिर से क्या होगा, रिवीजन होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, विल गेट बैक टू यू बाय टुमारो विद द सेम स्टफ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।